गुड मॉर्निंग। आज का जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, सभी ट्रेनिंग ध्यान रखें कि अगला जो लेसन है वो मैं ऑसिलेटर सर्किट आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें जितने भी पार्ट बनते हैं पूरे सर्किट के, वो मैं अलग अलग पार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज आप लेसन देखेंगे अपना ऑसिलेटर जो सर्किट है उनकी जानकारी आप आगे आने वाले और इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ऑसिलेटर सर्किट में हम ऑसिलेटर सर्किट है उसकी जानकारी आप पूर्ण प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि सभी ट्रेनिंग इन वीडियो के माध्यम से ऑसिलेटर सर्किट इस अध्ययन का पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, ऑसिलेटर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ऑसिलेटर में हमें किन किन सर्किटों की आवश्यकता पड़ती है उनकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। कितने प्रकार के ऑसिलेटर होते हैं उनकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज लेके चल रहा हूँ मैं ऑसिलेटर सर्किट। वह सर्किट है जो बिना किसी इनपुट सिग्नल और ऑसिलेशन पैदा करता है, उस सर्किट को हमें ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। ऑसिलेटर सर्किट में हमें इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। इस सर्किट में हमें इनपुट नहीं देते हैं। इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। एक अपने पास यही एक सर्किट ऐसा होगा जिसमें इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती है और हमें आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो वह सर्किट जो बिना इनपुट सिग्नल के ऑसिलेशन पैदा करता है, उस सर्किट को हमें ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ऑसिलेटर सर्किट है, ऑसिलेशन पैदा करता है। ऑसिलेटर जो सर्किट है वो ऑसिलेशन पैदा करता है। ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें, ऑसिलेटर जो सर्किट बनाने के लिए हमें मुख्य जो आवश्यकताएं हैं वो है, ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें मुख्यतः तीन सर्किटों की या तीन चीजों की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। पहला एम्पलीफायर सर्किट, दूसरा फीडबैक सर्किट, तीसरा है टैंक सर्किट। ये तीन सर्किटों की हमें आवश्यकता पड़ती है ऑसिलेटर सर्किट बनाने के लिए। वह युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलता है, उसे ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। पहला सर्किट लेके चलते हैं अपने पास एम्पलीफायर सर्किट। ऑसिलेटर बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकता एम्पलीफायर सर्किट होता है। इसमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। मैंने एम्पलीफायर में आपको कॉमन एमिटर जो सर्किट पढ़ाया था, उस सर्किट को हमें इसमें काम में लेंगे। उसके बाद में आता है अपने पास फीडबैक सर्किट। मैंने फीडबैक सर्किट भी पिछले जो वीडियो है, एम्पलीफायर और फीडबैक, इन दोनों को मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट में फीडबैक सर्किट की भी आवश्यकता पड़ती है। मैंने जब फीडबैक बताया था उसमें बता दिया था कि ऑसिलेटर में जो फीडबैक होती है वो पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे फीडबैक सर्किट है, हमें ऑसिलेटर में आवश्यकता पड़ती है। वह सर्किट
जिसमें क्या होता है, आउटपुट का कुछ भाग वापस इनपुट को दे दिया जाता है, उसे फीडबैक सर्किट कहते हैं। ऑसिलेटर बनाने के लिए इसमें हमें कौन सी फीडबैक की आवश्यकता होगी? हमें पॉजिटिव फीडबैक की आवश्यकता होगी। तो फीडबैक में हमें एक नेगेटिव फीडबैक होती है और एक पॉजिटिव फीडबैक होती है। तो ऑसिलेटर सर्किट में हमें पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग करते हैं या आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है अपने पास टैंक सर्किट। टैंक सर्किट के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगी। इसमें क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर या कॉइल, इंडक्टर को हम कॉइल बोलते हैं और कैपेसिटर को हम संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र और कॉइल को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टैंक सर्किट। और उसी को ही बेटा ट्यून्ड सर्किट भी कहा जाता है। वह सर्किट क्या करता है? ऑसिलेशन पैदा करता है। तो मैंने क्या क्या काम में लिया है? एक कैपेसिटर को काम में ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया। एक मैंने कॉइल को काम में ले लिया, तो यहां पर मैंने एक कॉइल जोड़ दी है और दोनों को मैंने किस में जोड़ा है? दोनों को मैंने इसमें पैरेलल में जोड़ दिया या पैरेलल में जोड़ दिया है। यह सर्किट होता है टैंक सर्किट। उसके बाद में देखते हैं अपने पास कि ऑसिलेटर सर्किट में मैंने आपको क्या क्या बताया है? बिना इनपुट के ऑसिलेशन पैदा करता है, उसे ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें मुख्य तीन इन सर्किटों की आवश्यकता पड़ती है। एम्पलीफायर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, फीडबैक सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, टैंक सर्किट, इनके बारे में बताया है। सभी ट्रेनिंग नोट करते चलेंगे। उसके बाद में बता रहा हूं मैं वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट। अपने पास है जो मैंने आपको जो टैंक सर्किट बताया है, उस टैंक सर्किट की आप देखेंगे वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट, कि टैंक सर्किट किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट। इसके आप देखेंगे किस प्रकार से ये कार्य करता है टैंक सर्किट। ऊपर बना देता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पे मैंने टैंक सर्किट के बारे में बताया था कि आप एक कैपेसिटर लेंगे और एक कॉइल लेते हैं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। वो मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। ये आपके सामने टैंक सर्किट, इसी को वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट में देखते हैं। हम क्या करते हैं, जब एक कैपेसिटर और एक कॉइल या इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो उसे टैंक सर्किट कहते हैं। नंबर एक, कैपेसिटर क्या होगा? जब फुल चार्ज होता है, कैपेसिटर फुल चार्ज है, उस समय क्या करेंगे? जब उसके पैरेलल में एक इंडक्टर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। ये कैपेसिटर है, फुल चार्ज है। इस फुल चार्ज को मैं इसके साथ में जब इस कॉइल को जोड़ देता हूं तो ये फुल चार्ज है, ये चार्ज किसको देगा? कॉइल को देना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने देखा कि इस कॉइल की
चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और कैपेसिटर क्या है? डिस्चार्ज होने लगता है। और मैंने देखा कि इंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि घूमने वाला चुंबकीय फलक से काटने लगती है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में देखते हैं कि कैपेसिटर क्या हो जाता है कि पूर्ण डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखते हैं कि कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चार्ज मिलने लगता है और वह धीरे धीरे क्या करता है, चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर में इस अवस्था में देखते हैं कि किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। कैपेसिटर की विपरीत दिशा से इंडक्टर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने लगता है, जिसके कारण कैपेसिटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सर्किट में क्या मिलती है, सप्लाई मिलती रहती है, जिससे उसमें ऑसिलेशन पैदा होने लगता है। और ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें निम्न सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो फिर से देख लेना, ये कैपेसिटर जब पूर्ण चार्ज होता है वो ये अपना चार्ज कॉइल को देता है, तो कॉइल को देते ही कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होने लगता है और इस कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पर देखें तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इससे ये कैपेसिटर क्या करता है, फिर से चार्ज होता रहता है। ये प्रक्रिया अपने पास चालू रहती है, जिससे क्या होता है, ऑसिलेशन पैदा होती है। इसका हम सूत्र देखते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का हम गणना करने के लिए हम लगाते हैं एक सूत्र 1/2 पाई LC और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, √। इस सूत्र की सहायता से हमें इसकी फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस प्रकार से वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट है वो अपना कार्य करता है। पूर्ण कैपेसिटर को चार्ज होता है, उसको हमें या उसके साथ में जैसे ही कॉइल जोड़ देते हैं तो कॉइल में क्या होता है कि कैपेसिटर है वो तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है और जो कॉइल है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है और जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें घूमने वाला चुंबकीय फलक से कटने लगता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में कैपेसिटर क्या हो जाता है, पूर्ण डिस्चार्ज होने लगता है और यहाँ पर ये घूमने वाला जो फ्लक्स होता है इसी के कारण से ये कैपेसिटर क्या है, फिर से चार्ज होने लगता है। ये प्रक्रिया अपनी चालू रहती है, जिससे ऑसिलेशन उत्पन्न हो जाता है। ये है अपने पास वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट, वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट। उसके बाद में देखते हैं बार्क-हासन मापदंड। यहाँ पे उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो अपने पास आता है, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो है बार्क-हासन। एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है बार्क-हासन। उसने हमें कुछ मापदंड दिए थे, उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बार्क-हासन मापदंड यहाँ पे देखते हैं हमें
कि किसी ट्रांजिस्टर को, कोई भी अपने पास ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को सब उत्तेजित ओसिलेशन जारी रखने के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो शर्तें यह है कि एम्पलीफायर जो सर्किट है, एम्पलीफायर सर्किट का जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज पूरी तरह क्या होना चाहिए कि अपने पास निश्चित करता है, वोल्टेज पूरी तरह निश्चित करता है। इसी प्रकार से अपने पास बारकूसन ने हमें 3 दिए थे कि AB1, AB, उसके बाद भी आता है AB = 1। ये 3 नियम हमें बारकूसन ने दिए थे। बारकूसन ने, वैज्ञानिक ने 3 मापदंड दिए थे। यदि AB = 1 हो तो क्या होता है, इस स्थिति में हम देखते हैं कि अपने पास जो ओसिलेशन है वो ओसिलेशन क्या होगी, प्राप्त होगी। उसे डैम्प्ड ओसिलेटर या ओसिलेशन कहते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि अपने पास AB, यहाँ पे जो आप ग्रेटर देन और लेस देन, ये अपने पास दोनों हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में हम देखें तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में जो ओसिलेशन है पैदा होगा उसे अनडैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। और इस स्थिति में अपने पास ओसिलेशन पैदा होगा। इस स्थिति में जो ओसिलेशन पैदा होगा उसे हमें सनडम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। ओसिलेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइनोसॉइडल ओसिलेटर और एक होता है नॉन साइनोसॉइडल या अनसाइनोसॉइडल ओसिलेटर। साइनोसॉइडल ओसिलेटर है वह ओसिलेटर होता है जो आउटपुट में हमें साइन वेव देता है, उसे साइनोसॉइडल ओसिलेटर सर्किट कहते हैं। इसमें ट्यून्ड ओसिलेटर, हार्टले ओसिलेटर, कोलपिट ओसिलेटर, क्लैंप ओसिलेटर, क्रिस्टल ओसिलेटर, RC, फेज शिफ्ट ओसिलेटर, ये सभी साइनोसॉइडल ओसिलेटर के अंदर आता है। उसके बाद में आता है एन साइनोसॉइडल ओसिलेटर, वह ओसिलेटर जो साइन वेव के अलावा अन्य प्रकार की वेव, साइन वेव की दूसरी वेव भी होती है, जैसे वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आधी वेव देता है, उसे एन साइनोसॉइडल ओसिलेटर कहते हैं। उसकी श्रेणी में अपने पास आता है मल्टीवाइब्रेटर, नियॉन लैंप ओसिलेटर। ये नॉन साइनोसॉइडल या एन साइनोसॉइडल ओसिलेटर के अंदर ये अपने ओसिलेटर सर्किट आते हैं। आज मैंने आपको जो बताए हैं ओसिलेटर के बारे में, उसके बाद में अगली वीडियो में मैंने जितने भी आपको साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल ओसिलेटर बताए हैं उनकी अलग अलग आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जो मैंने आपको ओसिलेटर की जानकारी दी है उसमें मैंने ओसिलेटर की जानकारी बताई है। ओसिलेटर में किन किन सर्किटों की आवश्यकता होती है, वर्किंग ऑफ टैंक सर्किट की जानकारी दी है, ओसिलेटर सर्किट कितने प्रकार के होते हैं उनकी जानकारी दी है, कौन कौन से सर्किट ओसिलेटर सर्किट आते हैं, कौन कौन से नॉन साइनोसॉइडल या एन साइनोसॉइडल, इनकी जानकारी आपने प्राप्त की है।
इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऑसिलेटर सर्किट है उसको स्टार्ट कर दिया है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में सभी ऑसिलेटर सर्किटों की वर्किंग और सर्किटों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स।